नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा होने वाली है, जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर्स यानी कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं और किस तरीके से हम लोग उसको समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक को उसमें चैप्टर में हम समझने वाले हैं। सारी डिटेल में जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा और लगभग संपूर्ण सिलेबस को मैं कवर करवाने का प्रयास करूंगा यूट्यूब पर ही। तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल फ्री में आपको ये सारा का सारा लेक्चर मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा सोशियोलॉजी का। और भी जो सब्जेक्ट जैसे हिंदी का तो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। 100 रुपीज़ में हिंदी, संपूर्ण हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपको लेना है तो हमारे नंबर 91 61 93 60 62 पर आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस पर आपको जो है सारी जानकारी दे दी जाएगी। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको एसएमएस कर देना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस चाहिए। तो आपको संपूर्ण सिलेबस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी हिंदी की खास करके। और हिंदी वाले ग्रुप में अगर आप जुड़ जाएंगे तो अगर आपका समाजशास्त्र भी है तो समाजशास्त्र के भी जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे हमारे पास, या जो भी एक प्रकार से वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इसी प्राइस पर, यानी कि मात्र 100 रुपये में ही। ठीक है, तो उसको लेकर के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बेहतर जानकारी दी जाएगी और आपको क्रमबद्धता के साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते बिना समय गंवाए कि हमको समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है। आप समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, चूँकि अभी आप लोग समाजशास्त्र के बारे में रूबरू हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता। हालांकि अधिकतर बच्चे समाजशास्त्र के बारे में नहीं जानते होंगे कि समाजशास्त्र बेसिकली होता क्या है। सोशियोलॉजी यानी आपके समाज का अध्ययन। समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों का जाल होता है। उसी सामाजिक संबंधों के जाल को अध्ययन करता है समाजशास्त्र। यानी कि समाजशास्त्र जो आपके बीच का संबंध होता है, ठीक है, उन्हीं के बीच या आपके संबंधों का, अब आपके संबंध के द्वारा तमाम प्रकार के संगठन का निर्माण होता है। आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। आपकी एक प्रकार से जो शादी विवाह नाते रिश्तेदार होते हैं, सब कुछ समाजशास्त्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। यानी समाजशास्त्र अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार से आपके इर्द गिर्द घूमने वाला सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आप और हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन उसको क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हम उसको नहीं पढ़े हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये समाजशास्त्र होता क्या है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। आपकी अपनी भाषा में और आपके आसपास की चीज़ों के माध्यम से कोरिलेट करके हर एक चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यानी बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही ट्रिकी मेथड के साथ स्मार्ट वर्क हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और बीए जैसे एक प्रकार से ग्रेजुएशन के कोर्स को बहुत ही एक प्रकार से डीपली में ले जाकर के शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताया जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि एक प्रकार से हमको परिचय समझना कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं किसकी, समाजशास्त्र की। यानी समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जिन अवधारणाओं पर समाजशास्त्र पूर्णतः टिका हुआ है, उसी के बारे में हमको यहाँ पर समझना है बीए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में। इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में अलग सिलेबस होगा, थर्ड सेमेस्टर में आपका अलग सिलेबस होगा। ऐसे आपको 6 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के नवीनतम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर एक प्रकार से पूर्ण रूप से समर्पित होगा। ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको यही सिलेबस पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कैसे कैसे मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे आपको अपने चैनल पर, इस चैनल पर। तो आप बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक एक चैप्टर को, एक एक चीज़ों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करवाऊंगा। पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, यानी कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र है क्या, इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली मैं समाजशास्त्र के बारे में अगर आपको बताऊं तो समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संरचना का, सामाजिक स्वरूप का, सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक मानदंडों का, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक समितियों का, रीतियों का, नातेदारी का, विवाह का, ठीक है, इन सभी का अध्ययन, धर्म का, ये सब क्या है, यही सब समाजशास्त्र में आपको पढ़ना है। और बेसिकली प्रथम सेमेस्टर में आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। हालांकि ऐसे मूलभूत सिद्धांतों को पढ़ना कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी नाम दिया गया। अगस्त काम्टे ने सबसे पहले, अगस्त काम्ट वो विद्वान है, फ्रांस के विद्वान है अगस्त काम्ट, फ्रांस के विद्वान है अगस्त काम्ट। इन्होंने 1838 में क्या किया, 1838 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भैया, 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया, सोशियोलॉजी कहा। क्या कहा, सोशियोलॉजी कहा।
सोशियो जो शब्द है, सोशियो का मतलब होता है सोशियस शब्द से बना हुआ है, और ये लोजी जो है लोगस शब्द से बना हुआ है। सोशियस का मतलब होता है समाज, लोगस का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यानी कि समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान या शास्त्र को समाज शास्त्र कहते हैं। लेकिन यही नहीं, ये तो एक प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे अभी जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली समझ लें कि 1838 में एक विद्वान थे, उनका नाम था अगस्त काम्टे। ठीक है, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। चूँकि 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द कहा। सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है समाजशास्त्र। लेकिन जब 1838 में इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द दिया, इससे पहले क्या समाजशास्त्र अध्ययन में नहीं था? बिल्कुल था, क्यों नहीं था। लेकिन वो एक प्रकार से इससे पहले भी इन्होंने ही, यानी अगस्त काम्टे ने ही उसको सोशियो फिजिक्स के नाम से पुकारा था, सामाजिक भौतिकी कहा था। ठीक है, क्या कहा था? सामाजिक भौतिकी कहा था। सामाजिक भौतिकी कहा था किसको भैया? समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से पहले जाना जाता था। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछा था कि जब समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी नाम नहीं दिया गया, उससे पहले समाजशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे सोशियो फिजिक्स के नाम से, यानी सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें मैं चर्चा करूंगा और बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जो ये आपके एग्ज़ाम में जो तमाम प्रकार की चीज़ें आप डर जाते हो कि भाई ये फलाने ने, अगस्त काम्टे ने ये कहा, जो है मैकाइवर पेज ने ये कहा, या ऐसे आप सोचते होंगे कि गिलिन ने क्या कहा, गिडिंग्स ने क्या कहा, समनर ने क्या कहा, इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा। ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान जो हैं आपके समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपने अपने राय रखे हैं। तो उनको मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, आपको समझा दूंगा कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, और लिखने की ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समाजशास्त्र का अर्थ हम समझेंगे, यानी मीनिंग स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। यानी कि ये पहला चैप्टर आपका क्या है? समाजशास्त्र का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र का मतलब होता है विषय क्षेत्र। इन समाजशास्त्र के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है उसको समझेंगे। इसके अलावा उसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? यानी स्कोप, अध्ययन क्षेत्र और अर्थ, यानी परिभाषा, डेफिनेशन, सब कुछ हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र और सामान्य बोध क्या है? समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अर्थ, परिभाषा देखेंगे। इसके टॉपिक है समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है समाजशास्त्र का, उसके बारे में जानेंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय है समाजशास्त्र का, उसके बारे में जानेंगे। समाज में विशिष्ट और सामान्य दृष्टिकोण का समन्वय देखेंगे। समाज की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। दुर्खीम, गिन्सबर्ग, केरेंस और एलेक्स सिंकेलस, इन सभी लोगों ने समाजशास्त्र की क्या परिभाषाएं या क्या विषय वस्तु बताई है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कहीं से और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए सारी व्यवस्था करेगा। यहाँ तक कि मॉडल पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपके 2022, 23 और 24 में जो भी क्वेश्चन पेपर आपके अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, पहले से वाली प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जाकर के मिल जाएंगे। तो आप अभी से एक प्रकार से सारे सिलेबस, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप उनको देख लेंगे। बाकी जब नई वीडियो आएंगी इन सभी की, आप देखते रहिएगा। हालांकि मैं नई वीडियो दूंगा डिजिटल बोर्ड पर, लेकिन उससे पहले और वीडियोज़ जो पड़ी हुई, तब तक आप अगर देखना चाहें देख लें, मॉडल पेपर देख लें, क्वेश्चन पेपर देख लें, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चले, दूसरा आपका टॉपिक है या दूसरा चैप्टर में हम समझेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, वैज्ञानिक और मनोमानविकी उन्मुख, यानी कि नेचर ऑफ सोशोलॉजी, इट्स साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब कि ह्यूमनिस्टिक ओरिजिनेशन। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी, उसका नेचर कैसा है, वैज्ञानिक है कि मानविकी है। यानी समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है या विज्ञान है कि कला है। समाजशास्त्र विज्ञान है कि कला, इस बात को लेकर के बड़ा डाउट है, क्योंकि विद्वान इसमें एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब ऐसी स्थिति में, ओ माय गॉड, क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, चले सॉरी। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये होता है कि भाई जब सभी विद्वान अलग अलग मत देते हैं, अलग अलग ज्ञान देते हैं, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है। कंफ्यूज अब मुझे होना है कि भाई अगस्त काम्टे के विचार को आपको कैसे समझाना है, ये हम पे आप छोड़ दो। ठीक है, इतना अगर विश्वास करें तो आगे हम 3 वर्षों तक एक साथ जुड़ेंगे और आसानी से आपके बीए का जो कोर्स होगा समाजशास्त्र का, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से, बोधगम्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मॉडल पेपर्स जो हमारे होते हैं एग्ज़ाम में, आप अपने मतलब कि जो सीनियर्स लोग हैं उनसे पूछेंगे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के मॉडल पेपर से ही पढ़ें, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए दिन रात मेहनत करता है और आप उसके लिए प्रेरित भी करते हैं हमको। ठीक है,
चलें, तो ये हम समझेंगे। इसमें वैज्ञानिक और मानविकी उन्मुख का अर्थ क्या होता है, विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, विज्ञान का अर्थ और विशेषताएं, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र। अच्छा, बीर स्टीड महोदय एक विद्वान है, समाजशास्त्री, उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है कि सामाजिक है, इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी अध्ययन करूँगा। समाजशास्त्र का अध्ययन में मानविकी उन्मुख में, जैसे मानविकी उन्मुख का अर्थ क्या होता है, विशेषताएँ क्या हैं, मानविकी उन्मुख से संबंधित प्रमुख जो अप्रोचेज हैं, उपागम हैं, उनके बारे में, लोक जीवन पद्धति, प्रघटना शास्त्र, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, आमूल परिवर्तनवाद, तमाम प्रकार की विचारधाराएं हैं। इनको आपको बताने का प्रयास करूंगा और कहां कहां से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न। अच्छा, मैं जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 1 को पढ़ाने के बाद में मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला उसी चैप्टर के लास्ट में टेस्ट भी लगवा दूंगा। यानी इससे क्या होगा, आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों के लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बारीक तरीके से अध्ययन करने वाले हैं हम लोग अब की बार। ठीक है, तीसरा, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव और विकास, यानी भारत में समाजशास्त्र का इतिहास कैसा रहा, किस तरीके से भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ है, प्राचीन काल से लेकर के हम समझेंगे वर्तमान काल तक। हिस्ट्री, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, यानी यूरोप में समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव की पृष्ठभूमि, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास एवं प्रादुर्भाव कैसे हुआ। बेसिकली अगर बताऊं तो 1914 में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में एक प्रकार से समाजशास्त्र की एक प्रकार से जो पढ़ाई है वो प्रारंभ होती है, और उसके बाद से समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में भारत में आता है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर GS घुरिये, ऐसे तमाम विद्वानों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे विस्तार से, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और साथ ही साथ अगर आप आगे चल करके समाजशास्त्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं, TGT PGT की तैयारी, तो भी एक प्रकार से ये सिलेबस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक प्रकार से बेसिक मजबूत हो जाएगा। आरंभिक स्थापना का युग क्या रहा, आधुनिक समाजशास्त्र की प्रादुर्भाव का युग, ब्रिटिश काल के दौरान भारत और स्वतंत्र, मतलब ब्रिटिश काल वाला जब भारत पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो वही ब्रिटिश काल है। तो ब्रिटिश काल के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र के विकास की जो प्रवृत्तियाँ रही वो कैसी रही हैं, क्या एक भारतीय समाजशास्त्र का विकास संभव है या एक प्रकार से नहीं, तमाम प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें मतलब बेसिकली आपका जो चैप्टर है वो यही है कि भारत में समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव और विकास, इसी पर हम पूरा चर्चा कर लेंगे। और ये सब टॉपिक है छोटे छोटे, तो इनके बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा उसमें। ठीक है, तो आपको फोकस इसी पर करना है, लिखना हो तो आप यही लिख डालें कि भाई ये हमको पढ़ना है। ठीक है, चले चौथा चैप्टर हम अपन को क्या पढ़ना है, चौथा चैप्टर हमको पढ़ना है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। चूँकि समाजशास्त्र समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, और जब समाज के समस्त पहलू का अध्ययन, समाज में देखें वैज्ञानिक पहलू भी आता है, समाज में सांस्कृतिक पहलू, राजनीतिक पहलू, हिस्टोरिकल पहलू, भौगोलिक चीज़ें सब आती हैं। तो कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र जो होता है व्यक्ति के कई पहलू होते हैं, इकोनॉमिक पहलू, आर्थिक पहलू, तो सबके बारे में अध्ययन करना। समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच में संबंध पर अगस्त काम्ट ने कुछ विचार दिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने, वार्ड महोदय ने और पीटरिम सोरोकिन के विचार जो हैं उनके बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध है और क्या अंतर है, सबसे पहले इसको समझेंगे, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है। इसके बाद में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या अंतर है, क्या संबंध है। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच में क्या संबंध, क्या अंतर है। समाजशास्त्र मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध, क्या अंतर है। और समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध, क्या अंतर है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ से लगभग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन एक बार आता है परीक्षा में, दीर्घ उत्तरीय में, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी अतिलघु उत्तरीय में भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो उसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर चैप्टर, मूल अवधारणाएं समाज में। सबसे पहली अवधारणा है समाज। चूँकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र में समाज के बारे में हमको जानना होता है कि व्हाट डू मीन बाय सोसाइटी, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज किसे कहते हैं, समाज की विशेषता, समाज की परिभाषा, समाज की उत्पत्ति कैसे होती है, समाज बेसिकली कहते हैं किसे। ठीक है, और समाज क्या मानव का समाज होता है या पशुओं का भी समाज होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, पशुओं में भी समाज होता है। समाज बेसिकली संबंधों का जाल होता है। मैकाइवर पेज ने कहा कि समाजशास्त्र समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है तो देखेंगे एक जो भैंस होती है वो उसका संबंध अपनी बच्चे के साथ होता है, उसको दूध पिलाती है।
हाथी का संबंध उसके बच्चे के साथ होता है। ऐसे ही हर एक जानवर का संबंध अपने बच्चे और अपने कम्युनिटी के साथ होता है। उनमें भी एक समुदाय में, उन समुदायों में, जानवरों के समुदाय में भी एक दूसरे के बीच में संबंध पाए जाते हैं, रिलेशनशिप पाए जाते हैं। तो जब ये पाए जाते हैं तो वहाँ पर भी समाज होता है। लेकिन क्या समाज शास्त्र जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उसमें पशु समाज का भी अध्ययन किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोग केवल मनुष्य समाज के बारे में ही अध्ययन करेंगे, पशु समाज के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि हम पशु समाज और मानव समाज में अंतर देखेंगे जरूर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि समाज और मानव और पशु समाज में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। बोलचाल की भाषा में समाज का क्या अर्थ होता है? समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ, समाज का सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में, मानव समाज की विशेषताएं अथवा लक्षण, समाज के उदाहरण, समाज तथा एक समाज क्या होता है, मानव समाज तथा पशु समाज क्या होता है। किंग्सलर डेविस एक विद्वान है, उन्होंने समाज के निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या बताई हैं। मानव विहीन समाज के प्रकार, स्तनपायी तथा कीट समाज, नर बानर समाज, मानव और पशु समाज में शारीरिक अंतर क्या है, मानव और पशु समाज में सामाजिक सांस्कृतिक अंतर क्या है। इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। घबराइएगा मत, कितने टॉपिक हैं ये सब कैसे समझ में आ गए, बहुत ही बारीकी के साथ, एकदम चुटकियों में, ऐसे चुटकी में ख़त्म होगा। डजंट मैटर, कोई चिंता ना करो भैया, कोई चिंता, मैं तो कह रहा हूँ ना, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले मैं 6 वर्षों से लगभग आपको पढ़ा रहा हूँ। 2017 में मैं एक प्रकार से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं पे अनुभव है और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी गांव में बैठ करके आप वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा और आपको ऐसे ऐसे मॉडल पेपर, परीक्षा के एक दिन पहले महासंग्राम वीडियो लाता हूं, सारे के सारे प्रश्न आपके उससे फंस जाते हैं, ठीक है। चले, ये आपके लोगों के प्रेम के द्वारा ही संभव है। जब आप लोग लगातार कमेंट और लाइक करते हैं वीडियो को, तो एक प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हमारा हाई होता है और मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। तो जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि पिछले मतलब अगले 3 वर्षों में शुक्ला सर बढ़िया पढ़ाएंगे, अभी आप तो नए नए हमको शायद ना जानते हो, तो अब की बार अगर आप विश्वास करेंगे हमारे ऊपर पहले प्रथम सेमेस्टर में, तो आगे से आप देखेंगे हर एक सेमेस्टर में आप, मैं बिना कहे आप पहुंच जाएंगे हमारे पास। अरे गुरुदेव कहाँ हो, पढ़ाओ जल्दी आए के, आप ऐसे बुलाओगे, मतलब कि आप जान लीजिए कि आपका मैं बड़ा भाई हूं, ऐसे समझ करके पढ़ो। और जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछो, मैं कमेंट का जवाब दूंगा, समय मिलेगा। और बाकी मेरा नंबर तो मैं शुरुआत में दे चुका हूं, आप व्हाट्सएप पर SMS करेंगे तो भी मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और मैं खुद ही आपके लिए मेहनत करता हूं और खुद ही आपका जवाब भी देता हूं। मैं आपसे इतना प्रेम नहीं करता हूं, मेरे लिए आप भगवान तुल्य हो, मेरे लिए आप सब कुछ। एक मिनट रुकेंगे प्लीज़, वेट अ मोमेंट। चले, थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ी थोड़ी सी आ गई थी लाइट वगैरह को लेकर के, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। चले प्रारंभ करते। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना है। अगले चैप्टर में हम लोग समुदाय के बारे में समझेंगे, समिति क्या होती है और संस्था क्या होती है। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। समिति को एसोसिएशन कहते हैं और संस्था को बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। संस्था बेसिकली क्या करती है, नियमों की व्यवस्था होती है। संस्था अमूर्त होती है, संस्था आपको दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी बात, समितियां जो होती हैं वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती हैं, और जब वो उस उद्देश्य की खात्मा हो जाता है, जैसे दुर्गा पूजा की जो समिति बनाई जाती है, दुर्गा पूजा करवाने के लिए बनाई जाती है, और जब दुर्गा पूजा हो जाता है तो समिति भंग कर दी जाती है, ठीक है। तो समितियां वो होती हैं। एसोसिएशन, कम्युनिटी जो होती है एक समान उद्देश्य के लिए एक निश्चित भूभाग पर हम की भावना को लेकर के एक पूरे संपूर्ण जीवन का एक प्रकार से जीवन व्यतीत कर देती है एक निश्चित भूभाग में। और समुदाय जो होते हैं उसको कम्युनिटी बोलते हैं। समुदाय की विशेषताओं को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। यानी कुल मिलाकर के समुदाय का अर्थ, परिभाषा, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, समुदाय तथा सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण, समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है, समिति का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, समिति तथा समुदाय में क्या अंतर है, समुदाय तथा समिति में क्या अंतर है, संस्था का क्या अर्थ है, विशेषताएं संस्था की, संस्था के मुख्य कार्य, समिति और संस्था में अंतर, हम समितियों के सदस्य होते संस्थाओं के नहीं, इस कथन को लेकर के भी मैं चर्चा करूंगा, चूँकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं कई बार। 7वां चैप्टर है सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, यानी सोशल ग्रुप जो होते हैं, सोशल ग्रुप को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। सोशल ग्रुप की अगर बात की तो सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है, परिभाषा
विशेषता सब कुछ समझेंगे। सामाजिक समूह के प्रकार में खास करके मैकाइवर पेज ने कितने प्रकार बताए, गिलिन और गिलिन ने क्या कहा है, इसके अलावा मिलर ने क्या कहा, आर के मर्टन ने क्या कहा, अंतः समूह और बाह्य समूह में एक प्रकार से किसने बांटा समूह को, अंतः समूह और बाह्य समूह में समूहों को बांटा है ग्राह समनर ने। ग्राह समनर एक समाजशास्त्री हैं, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि समाज दो पर मतलब समाज में जो समूह होते हैं या सामाजिक समूह जो होते हैं, सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः समूह और दूसरा होता है बाह्य समूह। अंतः समूह जो परिवार वगैरह होते हैं वो, बाह्य समूह जो एक प्रकार से संस्था के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, एक समूह जो कि एक प्रकार से दूर दूर के लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें द्वितीयक संबंध पाया जाता है। ऐसे ही प्राथमिक समूह होता है और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों में समूहों को किसने बांटा, तो चार्ल्स कूले नाम के एक समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स कूले नाम के समाजशास्त्री ने समूहों को दो भागों में बांटा। एक है एक प्रकार से कौन सा, चार्ल्स कूले महोदय का प्राथमिक समूह, और द्वितीयक है एक द्वितीयक समूह होता है। प्राथमिक समूह की बात की जाए तो उसमें 20 से अधिक लोग नहीं होते हैं, यानी परिवार वगैरह एक प्राथमिक समूह होता है जिसमें अनौपचारिक संबंध पाया जाता है, ठीक है, खून का रिश्ता होता है। और द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं होता, उसमें अनौपचारिक संबंध नहीं होता, औपचारिक संबंध होता है। एक दूसरे के कोई बॉस होता है, कोई नौकर होता है, इस तरीके कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई उच्च, कोई नीच, इस तरीके से होते हैं। विशेषताएं समझेंगे, महत्व समझेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, और जीवन मतलब सामाजिक जीवन में समूहों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस समझेंगे हम सोशल ग्रुप्स का एक व्यक्ति के जीवन के लिए, एक समूह के जीवन के लिए। सामाजिक संस्थाओं के बारे में उसके बाद में जानेंगे, परिवार और नातेदारी। सामाजिक संस्थाओं में मुख्य रूप से एक परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में, फैमिली और नातेदारी। नातेदारी को अंग्रेजी में किनशिप कहते हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, इसको लिखा है इरावती कर्मे ने। श्रीमती इरावती कर्मे भारत की बहुत ही जबरदस्त समाजशास्त्रकार मतलब कि समाजशास्त्री रही हैं, मतलब कि एक प्रकार से महिला समाजशास्त्री हैं श्रीमती इरावती कर्मे। उन्होंने नातेदारी व्यवस्था पर बड़ी जबरदस्त पुस्तक लिखी है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो उनकी पुस्तक के बारे में तो मैं चर्चा करूँगा ही, उनसे परीक्षा में प्रश्न आता है ना कि ये पुस्तक किसने लिखी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। फैमिली एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं परिवार को समझूंगा। परिवार कई प्रकार के होते, परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा, विशेषताएं, परिवार के प्रकार, परिवार के कार्य, परिवार का महत्व, परिवार में वर्तमान परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, इसको समझेंगे पूरा। फिर नातेदारी व्यवस्था के बारे में आएंगे, और नातेदारी की व्यवस्था का अर्थ, विशेषता, नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारी संज्ञाएँ, शब्दावलियाँ, नातेदारी का सामाजिक महत्व क्या है, नातेदारी संबंधों में परिवर्तन किस तरीके से वर्तमान में हो रहा है, सब कुछ समझेंगे। वैसे भारतीय परिवार बेसिकली संयुक्त परिवार प्रणाली का एक प्रकार से पालन करता है। जॉइंट फैमिली है भारत में, जैसे कि परिवार कैसा होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, और भी चीज़ें इसमें शामिल। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे केवल केंद्रीय परिवार में होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता होते हैं, चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं, ठीक है, और आप होते हैं, और आपकी पत्नी होती है, आपके भी बच्चे होते हैं। इस तरीके से ये होती है जॉइंट फैमिली। आजकल जॉइंट फैमिली जो है ख़त्म हो रही है और केंद्रीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली सामने आ रही है। क्लियर, ये बात ध्यान। तो पूरे विस्तार से हम सारी चीज़ों को समझाएंगे। अच्छा, परिवार बनता किससे है, तो विवाह करने के बाद में परिवार का निर्माण होता है। विवाह रूपी एक संस्था होती है, विवाह संस्था एक वैध संस्था होती है जो कि एक प्रकार से परिवार के निर्माण में सहायक होती है। अगर विवाह से पहले किसी लड़की की शादी नहीं, मतलब शादी से पहले कोई बच्चा हो जाता तो वो बच्चा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि वो एक प्रकार से उत्तराधिकार नहीं होता है उसका किसी भी पिता के हिस्से में। तो विवाह के द्वारा एक प्रकार से एक लड़का एक लड़की एक साथ रह सकते हैं, यौन संतुष्टि की पूर्ति होती मैरिज के द्वारा। एक संस्था के रूप में विवाह का अर्थ क्या होता है, विवाह के उद्देश्य क्या हैं, विवाह कितने प्रकार का होता है, जिसमें एक विवाह का मतलब होता है एक लड़की एक लड़का शादी कर ले, एक विवाह हो गया, ठीक है। बहुपत्नी विवाह क्या होता है, बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है कि जब कई पत्नियां हों एक पुरुष के तो उसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। एक होता है बहुपद विवाह जिसमें एक पत्नी के कई पति हों, मतलब कि जो है एक स्त्री हो और कई लोग हों, जैसे कि जो है दुर्योधन, मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, पांडव में 5 एक प्रकार से पति थे, किसके, पांचाली के, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये लोग अपने आप को जो बहुपद विवाह करते हैं वो उन्हीं के वंशज के रूप में मानते हैं। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या होता है, अंतर्विवाह मतलब कि अपने ही मतलब कि अंतर्विवाह क्या मतलब क्या होता है, मतलब कि अपने ही जाति में विवाह करने को अंतर्विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह जो होता है अपनी जाति से बाहर विवाह करने को कहते हैं। विवाह का संस्थापक महत्व क्या है और विवाह के बदलते जो प्रतिमान है आजकल विवाह के, वो कौन कौन से, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में शिक्षा और धर्म के बारे में समझेंगे। शिक्षा, राज्य और धर्म क्या होता है, एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन, पूरा विस्तार जानेंगे। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का परिभाषा, उद्देश्य,
आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं, एक संस्था के रूप में शिक्षा की सामाजिक भूमिका क्या होती है, भारत में शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, ये समझेंगे। इसके बाद में राज्य किसे कहते हैं, राज्य का अर्थ, राज्य की उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के और राज्य के जो कार्य हैं उनके बारे में। इसके बाद धर्म किसे कहते हैं, धर्म का अर्थ, धर्म की परिभाषा, धर्म की विशेषता, धर्म जादू तथा विज्ञान है, जादू विज्ञान दोनों के बारे में समझेंगे। धर्म तथा संस्कृति, धर्म तथा संप्रदाय, धर्म का सामाजिक महत्व, धर्म में वर्तमान परिवर्तन जो हो रहे हैं, सब कुछ देखने का मैं प्रयास करूंगा। धर्म के बारे में एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, जो भी प्रश्न आपके बनेंगे उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। 11वां आपका जो टॉपिक होगा, मतलब कि चैप्टर है, वो है संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। संस्कृति जो होती, कल्चर और सभ्यता एक प्रकार से दोनों एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं। संस्कृति का समाजशास्त्री अर्थ देखेंगे, संस्कृति की विशेषताएं, कल्चर जिसको बोलते हैं, संस्कृति को कल्चर बोलते हैं और सभ्यता को सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतियों के बारे में देखेंगे। देखिए भौतिक संस्कृति बेसिकली जैसे कि जो आपको दिखाई पड़े वो भौतिक संस्कृति, जैसे कि मान लेते हैं ये पुस्तक आपकी, ये पुस्तक हो गई, ये भौतिक संस्कृति है। ये आपकी कलम, ये भौतिक संस्कृति है। डिजिटल बोर्ड आपका भौतिक संस्कृति है, ठीक है। और जो दिखाई ना पड़े, इससे जो विचार वगैरह हैं, ज्ञान वगैरह हैं, इमोशंस हैं, वो सब अभौतिक संस्कृति हैं, ठीक है। आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अभौतिक संस्कृति है। और आपकी जैसे कि मान लेते हैं आप ये जैसे तमाम की चीज़ों का विकास हो रहा है, जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह पहले नहीं थे, आज हो गए हैं, तो ये संस्कृति का विकास हुआ, यानी कि भौतिक संस्कृति ये है, ठीक है। और सभ्यताएं भी भौतिक संस्कृति के रूप में ही काम करती हैं, क्लियर। तो प्रकृति तथा पारस्परिक अंतर देखेंगे भौतिक और अभौतिक संस्कृति का। संस्कृति के अंग में खास करके सांस्कृतिक के तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति के क्षेत्र, संस्कृति और समाज के बीच में क्या संबंध होता है, सभ्यता का क्या अर्थ होता है, विशेषताएं, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, संस्कृति और सभ्यता में संबंध क्या है, सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं अगला जो चैप्टर आएगा आपका, वो क्या आएगा भैया। अगले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, 12 नंबर में बहुलवाद, बहुल संस्कृतिवाद तथा सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यानी कि प्लुरलिज्म, मल्टीपल मतलब कि मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद, और कल्चरल रिलीजन मतलब कि रिलेटिविज्म, यानी बहुलवाद की अवधारणा, आधार भारतीय समाज से उदाहरण, बहुल संस्कृतिवाद की अवधारणा। चूँकि भारत में बहुल संस्कृतियां हैं, कई कल्चर एक साथ रहते हैं, वही है बहुलवादी संस्कृति। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को देखेंगे, उदाहरण देखेंगे उसके, बहुलवाद और बहुल संस्कृतिवाद तथा सांस्कृतिक सापेक्षवाद में तुलना करेंगे। 13वें चैप्टर में हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, मतलब कि सोशियो कल्चरल प्रोसेस के बारे में समझेंगे, जिसमें सहयोग, समाज में आपस में सहयोग की भावना होती कभी कभी, फिर उसी समाज में प्रतिस्पर्धा भी होती है, उसी समाज में संघर्ष यानी कन्फ्लिक्ट भी होता है, पर संस्कृतिकरण होता है। पर संस्कृति ग्रहण का मतलब होता है कि दूसरे की संस्कृति को अपनाना। कभी कभी क्या होता है, समाज में एक संस्कृति के लोगों को अपनी संस्कृति अच्छी नहीं लगती तो दूसरे की संस्कृति को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार से हम समझेंगे। सात्वीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि मान लेते हैं ए नाम की कोई संस्कृति थी, कोई बी नाम की संस्कृति है, तो ए नाम की संस्कृति में कुछ कमियां हैं और बी में उन्हीं कमियों का इलाज है, तो क्या करेंगे, ए संस्कृति वाले जो लोग होंगे वो बी की संस्कृति की जो उच्च क्वालिटी की चीज़ें होंगी उनको अपना लेंगे, उसको आत्मसात कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वही सात्वीकरण होता है। एकीकरण का मतलब होता है जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिल जाती हैं और दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेती, कुछ हम तनी तू हम मैं देखो, तनी हम तू का देखी, यही मेरे के मतलब कि थोड़ा सा हम आपसे ले ली और आप थोड़ा सा हमसे ले लो, यानी यह क्या होगा, यह होगा एकीकरण भैया, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। सत्मीकरण को बोलते हैं जो है एक्यूलरेशन, पर संस्कृतिकरण को बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, संघर्ष को, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं, हाँ सात्वीकरण को बोलते हैं एक्यूलरेशन, इसको बोलते हैं संस्कृतिकरण, मतलब कि ये बोलते हैं पर संस्कृतिकरण को बोलते हैं एक्यूकल्चरलाइजेशन, सात्वीकरण बोलते हैं जो है एसिमिलेशन को, और एकीकरण बोलते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। संघर्ष बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, फिर उसके अंदर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो गई, और सहयोग का मतलब होता है कोऑपरेशन। तो ये सब समाज में ही पाए जाते हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति लोग सहयोग करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें समझेंगे। सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ, तत्व, सहयोग के बारे में समझें, सहयोग का अर्थ, विशेषता, ये सब जो मैंने आपको बताया अभी वही सारी चीज़ें हैं। सात्वीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ये सब क्या होता है पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर चैप्टर आपका आएगा।
14 नंबर चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली सामाजिक संरचना पढ़नी है, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर। समाज जो है एक प्रकार से किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब समाज बनता किससे है, देखिए सामाजिक संरचना की अगर बात करें तो कई सारी चीज़, सामाजिक संरचना की अवधारणा समझेंगे, उसकी विशेषताएं समझेंगे, सामाजिक संरचना के तमाम सारे तत्व हैं उन तत्वों के बारे में जानेंगे, सामाजिक संरचनाओं में जो भिन्नता है, तमाम संस्था जो होती है, तमाम जो संरचना होती है अलग अलग भिन्नता होती है, और सामाजिक संरचना का अध्ययन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद में 15वें चैप्टर में हम लोग समझेंगे परिस्थिति और भूमिका के बारे में, यानी कि सिचुएशंस जो होती हैं, स्टेटस जो होता है समाज में, हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां समाज में अलग अलग होती हैं, तो समाज में उनकी परिस्थितियों के बारे में और उनकी भूमिका यानी रोल के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यानी स्टेटस एंड रोल जो है हम समझेंगे। इसके मतलब परिस्थिति का अर्थ, संबंधित अवधारणाएँ, सामाजिक परिस्थिति के प्रकार, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति जानते क्या होती है, मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए प्रदत्त माने क्या था, प्रदत्त जैसे बप्पा के द्वारा जो चीज़ तुम्हें मिल जाए वो प्रदत्त हुए। अनुवांशिक, अरे बप्पा का उनके बप्पा से मिली है, जैसे कि तुम्हें मिल गया खेत पात होगा, आपके बप्पा मान लो शुक्ला रहे तो हमारे पीछे नाव के शुक्ला लागा तो मन शुक्ला लाग है पीछे, तो मन हमार कोनो प्रभुताई नहीं, इसमें ना कछ मोरी प्रभुताई के प्रभुताई हमारे बप्पा के, हमारे बप्पा के प्रभुताई की वह उनसे पैदा भे। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति होती है मेरे भैया जो कि एक प्रकार से आपको मिल जाती, पैदा भयो तो इसे मिल गए कि भैया फलाने राजा का लड़का यह हुआ है। अब राजा का लड़का पैदा हुआ, चाहे वह अंदर राजकुमार का गुण हो और चाहे ना हो, उसको राजकुमार कहा जाता है, समझ रहे हो। तो वो क्या है, प्रदत्त परिस्थिति। डॉक्टर के लड़का है, अमीर घरे को लड़का पैदा होएगा तो अमीर है भैया, पैसा तो पहले से करे लगे, टटिया पेल पैसा है, तो क्या होगा, ये प्रदत्त परिस्थिति है। अर्जित का हुआ था जब अपने दम पे, अपने पावर के बल पे, अपने मेहनत के बल पे, अपने जुनून के बल पे, अपने लगन, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प, पक्की इरादा के बल पर जब आप कोई चीज़ अर्जित करते हैं तो होता है अर्जित परिस्थिति। अर्जित माने जब आप अपना मेहनत करके जो चीज़ कमाओ, अर्जित। प्रदत्त माने जो प्राप्त होगा हुआ, पहले से मिला हुआ वो, ठीक है, समझ गए। यानी जो पहले से हमको प्राप्त हो जाए, पैदा होते ही जो हमको मिल जाए वो प्रदत्त परिस्थिति, और जो हम एक प्रकार से समाज के समाज में रह करके काम करते हैं, उसके बाद में हमारी स्थिति बनाते हैं, अपनी सिचुएशन बनाते हैं, तो वो एक प्रकार से अर्जित परिस्थिति हो। दोनों के बारे में समझिए। भूमिका, आपकी परिस्थिति कैसी है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी भूमिका समाज में होती है कि भाई फलाने व्यक्ति का क्या रोल होगा समाज में, किस व्यक्ति का समाज में क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, समाज आपसे क्या चाहेगा, ये आपकी इस जो एक प्रकार से परिस्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी भूमिका समाज में क्या होने वाली। भूमिका और परिस्थिति को लेकर के मैं विस्तार से समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, भूमिका की विशेषता, अवधारणा सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। 16वां चैप्टर, 16वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सामाजिक प्रतिमान देखेंगे। सामाजिक प्रतिमान में तमाम प्रकार के प्रतिमान, जैसे जन रीतियाँ कुछ होती हैं, जन रीतियों को फोक बेस बोलते हैं। फोक बेस यानी कुछ ऐसी रीतियाँ होती हैं जो कि एक प्रकार से जनता में चलती रहती, पहले से तमाम काम होते रहते हैं, और वही धीरे धीरे करके जन रीतियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से लोकाचार बन जाती हैं, मोरस बन जाती हैं। फिर वही एक प्रकार से फिर सस्तियाँ के बारे में समझेंगे, मूल्य क्या होती हैं। सस्तियाँ और मूल्य मतलब वैल्यू, जो समाज के मूल्य हैं जिसको लोगों को अपनाना पड़ता है कि भाई समाज का मूल्य है कि समाज में आपको ये करना है या नहीं करना। सामाजिक मूल्य क्या डिसाइड करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है किसी व्यक्ति के लिए, सामाजिक मूल्य वही होते हैं, सामाजिक संस्थियाँ भी वही होती हैं। तो यही सब चीज़ें समझेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। सामाजिक प्रतिमान का अर्थ क्या होता है, प्रकृति, सामाजिक प्रतिमानों के प्रकार, जनरीतियों का अर्थ, विशेषताएं, लोकाचार, विशेषताएं, जनरीति और लोकाचार में क्या डिफरेंस होता है, जनरीतियों तथा लोकाचार की भूमिका क्या होती है, सब कुछ विस्तार से एकदम से ऐसा समझाऊंगा कि एकदम से जान लो, हलवा जैसे खावा जाता है इसे खाबो भैया, परेशान ना हो, चिंता ना करो। काहे से अभी आप परेशान ऐसे हुए तो हमें लागत है कि पहली बार आप समाजशास्त्र के नाम सुने हुए, घबरान हो, समाज कुछ ना हुए, समाजशास्त्र चुटकी हुए यार, कुछ कोनो मतलब है नहीं है। बहुत बारीकी के साथ अगर आप अध्ययन करेंगे तो दुनिया भर के एक प्रकार सब्जेक्ट से बहुत हल्का सब्जेक्ट आपको मिलेगा समाजशास्त्र, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वीडियोज़ तो देखना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा, आपकी अपनी भाषा में समझाऊंगा। जैसे देखो, अगर इसी चीज़ को मैं अंग्रेजी में आपको समझाऊं तो अंग्रेजी में ना तो मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है, और दूसरी बात मैं एक प्रकार से हिंदी में आपको समझाता हूँ और थोड़ी आपकी भाषा में समझा दूंगा, थोड़ा देहाती तरीके से, तो एकदम से आपका कंठस्थ होइए। तो बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। चलो
17 नंबर चैप्टर सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, स्वरूप और आधार क्या है, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। मीनिंग, फॉर्म्स एंड बीन्स, यानी स्वरूप आधार क्या होता है सामाजिक स्तरीकरण का। सामाजिक स्तरीकरण बेसिकली है क्या, मैं आपको समझा दूं। समाज में हर व्यक्ति का एक स्तर होता है, उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसका स्तर होता है कि भाई समाज में आपका क्या दर्जा है, वही उसका स्तर होता है। समाज में ऊंच नीच का एक संस्करण पाया जाता है, उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यही सब चीज़ें हमारे जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, डेविस, मूरे, इन सभी लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार और महत्व बताए हैं, तो उनके बारे में समझ लेंगे। क्या दोष होता है, सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। 18 नंबर चैप्टर में हम लोग सामाजिक गतिशीलता के अर्थ को समझ। सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं सामाजिक गतिशीलता होती है, सोशल मोबिलिटी बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, मतलब अंग्रेजी में। मीनिंग एंड टाइप्स, सामाजिक मोबिलिटी जो होती है, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी जो होती है, इसका मतलब होता है जैसे मान लेते हैं एक समाज से जब लोग दूसरे समाज में जाते हैं, उसी को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। बस इतना सा चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, समतल और क्षैतिज गतिशीलता के विभिन्न रूप, उदग्र और शीर्ष गतिशीलता की प्रकृति और सामान्य विशेषताएं, उदग्र गतिशीलता के स्रोत, और इसमें साथ करके हम इन चीज़ों को समझें। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतः पीढ़ी मतलब अपने ही पीढ़ी के बीच में जब संघर्ष होता है तो अंतः पीढ़ी। अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है, जब एक प्रकार से दो पीढ़ी के बीच में संघर्ष, जैसे कि आपके पिताजी और आपके विचारों में मतभेद है तो दो अंतर पीढ़ी संघर्ष हो गया, और आपके भाई के विचारों में मतभेद है तो क्या हो जाएगा, अंतः पीढ़ी संघर्ष हो जाएगा। अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी गतिशीलता क्या होती है, सब कुछ समझेंगे। गतिशीलता में वृद्धि के कारक, सामाजिक गतिशीलता और प्रवास में अंतर, सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव और परिणाम, सब कुछ मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया भैया समाजशास्त्र। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हिंदी का अगर आपको कोर्स लेना है तो हिंदी का कोर्स आप ले सकते हैं। अभी आपका हिंदी का कोर्स जो है लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें बेनिफिट ये होगा कि समाजशास्त्र के भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए समाजशास्त्र का कोर्स मतलब कि हिंदी का कोर्स जो 500 रुपये के लगभग के आसपास होता है, उस कोर्स को मात्र 100 रुपये में मैंने लॉन्च किया है। तो प्लीज़ आप अगर पढ़ना के इच्छुक हैं, आप हिंदी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाजशास्त्र का जो पूरा सिलेबस होगा वो भी आपको इसी हिंदी वाले में एक प्रकार से इंक्लूड करके मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर है, आपको अगर हिंदी का कोर्स चाहिए, आप लिखेंगे डायरेक्ट हमको हिंदी का कोर्स चाहिए, समाजशास्त्र का कोर्स चाहिए, आप आकर के SMS करेंगे हमारे पास, और मात्र आपको 100 रुपये पे करने होंगे। बस 100 रुपये, मात्र 100 रुपये। 100 रुपये तो आप लोग चुटकियों में उड़ा देते हैं। ठीक है, और इस 100 रुपये में आपका पूरा लाइफ एक प्रकार से अगर सेट हो जाए, यानी अगर आपको हिंदी एक प्रकार से जो कि कठिन लगती है, या और भी सब्जेक्ट जो आपके BA के हैं, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाओगे, आप PDF नोट्स प्राप्त कर पाओगे व्हाट्सएप पर हमारे। तो इससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप SMS कर देना है, और व्हाट्सएप SMS करेंगे और क्या करेंगे, व्हाट्सएप SMS कर देंगे और बोलेंगे सर जी हमको हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। मैं आपके पास एक QR कोड सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी नहीं चलाते हैं, UPI माध्यम, तो आप किसी दूसरे से भी कह के भिजवा सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर दीजिएगा हमारे पास, ताकि मैं एक प्रकार से आपको ऐड कर सकूँ। उसके बाद में मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा, आसानी से आप सारा कोर्स पढ़िएगा। हिंदी में एक प्रकार से क्लासेस जो हो चुकी हैं, सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, यूट्यूब पर ही वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 की वीडियो, जिसमें हमने आदिकाल चैप्टर नंबर 1 में हमने हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, उस परंपरा के बारे में चर्चा करी। चैप्टर 2 में हम लोगों ने चर्चा कर लिया भी है। चैप्टर 2 में हम लोग चर्चा किया है समाज की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका काल विभाजन कैसे होता है, और नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा, और कितने समय को कितने समय से बांटा, सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई है। तो इसको ये भी चैप्टर आपका एक प्रकार से हो चुका है। और तीसरा चैप्टर जो आपका है बेसिकली, उसमें हम लोगों ने आदिकाल के बारे में पढ़ा। आदिकाल की विशेषता और आदिकाल की पृष्ठभूमि पूरी मैंने समझा दी है। तो लगभग 2 घंटे का तो यही वीडियो आपका हो गया, 2 पार्ट में आपका है ये वीडियो, तो ये भी आपका हो गया। बस 2-3 क्लास एक प्रकार से मतलब कि 4-5 दिनों के अंतर्गत लगभग और भी तमाम प्रकार की क्लासेस आपकी हो जाएंगी। अब ये सारी क्लासेस जो हैं आपको यूट्यूब पर ये क्लास अभी नहीं मिलेगी आदिकाल वाली, चूँकि ये क्लास जो है आपको एक प्रकार से प्राइवेट फॉर्म में मिलेगी, यानी कि जो व्यक्ति पे करेंगे उनके लिए एक प्रकार से व्यवस्था होगी, यानी मात्र 100 रुपये देकर के आप संपूर्ण कोर्स ले पाएंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से
आज के युग में या आज के समय में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप 10,000 का फ़ोन चलाते हैं तो आप 100 रुपये नहीं रख पाते हैं। आप 200 रुपये या 300 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं, इसीलिए और उसके बाद में क्या करते हैं, आप यूट्यूब पर आकर के और तमाम प्रकार की कमेंटबाजी करते हैं और उसके बाद में फिर बाद में आप आगे आगे कहेंगे कि सर जी जो है आप कहते हैं कि 100 रुपया आप शिक्षा को बेच रहे हैं। ये बहुत सारे ज्ञानी कुछ लोग आएंगे, मुझे पता है, एक आध दो लोग आएंगे, गुरु जी आप शिक्षा को बेच रहे हैं। अरे भैया जी 2-2 लाख रुपए कोर्स बेचत हैं, उनसे तो आप ना कहा हो जाए कि शिक्षा को बेच रहे हैं। हम तो 100 रुपये का कोर्स केवल बेचे हैं, अभी BA का कोर्स हिंदी का, और 100 रुपये में कम से कम। और ये कोर्स अगर आप इसको पूरी हिंदी, अगर आप नेट JRF के टक्कर की, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ इसमें, तो जाकर के आप क्लास एक बार देख लो, पूरा डिटेल में जानकारी देता हूँ कि आप MA करवा के चल करके हिंदी से तो आपको कहीं पर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हिंदी आपकी इतनी बेसिक में मजबूत कर दूंगा कि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 20-25 किताब जो है हिंदी की मैं पढ़ करके उसके बाद मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप हमारे यहाँ पर देखें लगभग 2500 प्रकाशन की किताबें रखी होंगी और उसके बाद में हर एक जो आपकी रचना होती है विद्वानों की, वो रचनाएँ तमाम रखी हुई। इस वीडियो में मैंने बताया, सारी रचनाओं को दिखाया है आपको, तमाम पुस्तकें रखी हुई। तो जब आप एक पुस्तक को पढ़ करके अध्ययन करेंगे, जब क्या होता है कि जब 4-5 पुस्तकें को नॉलेज जो होता है मैं आपको बताता हूँ और लगभग पिछले 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से जो समझाने का तरीका होगा या जो आपको एक प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, इसका अनुभव आपसे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ज़रूर होगा। इसीलिए एक प्रकार से आप एक प्रकार से कोर्स ले सकते हैं और बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। मैं एक प्रकार से प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके से आपको और पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट में मिलेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है को करिकुलर मास्टर नाम से। तो आपके जो को करिकुलर कोर्स की जो परीक्षाएं होंगी, खास करके प्रथम सेमेस्टर में, आप BA में है, BSc में है, BCom में है, किसी भी एक प्रकार से ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, BSc AG, BSc होम साइंस तक, तो उन सभी में आपको को करिकुलर के कोर्स के रूप में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और को करिकुलर में आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत। सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ना पड़ेगा। सबके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वैसे कि उस चैनल पर आप जाएंगे को करिकुलर मास्टर पर, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, हमारे से जुड़ने के लिए।